Hello dear students, today we will discuss about Newton's laws of motion with some numerical problems. तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में जो सबसे पहला टॉपिक हमारा बनना चाहिए वो क्या होना चाहिए कि मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट समझा देता हूँ इसका। कि आपने देखा होगा कि एक बस में पैसेंजर्स बैठे हैं, है ना, और पैसेंजर्स बैठे हैं बस के अंदर। ठीक, बस अचानक से चलते चलते रुक जाती है ना, मतलब उस पर ब्रेकिंग फोर्स लगता है। आपने देखा होगा, महसूस किया होगा कि हम आगे की तरफ झुक जाते हैं, ठीक है। या फिर बस खड़ी हुई है, पैसेंजर्स उसमें बैठ गए, ठीक, अब अचानक से बस ने चलना शुरू किया, हम पीछे की तरफ जर्क लगता है और पीछे की तरफ झुकते हैं, है ना। आखिर ऐसा क्यों होता है, इसी बात को चर्चा करने के लिए टॉपिक बनता है इनर्शिया, ठीक है। तो जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा वो क्या रहेगा, इनर्शिया। तो व्हाट इज इनर्शिया, इनर्शिया को हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए स्क्रीन पर आपके सामने दिखाई दे रही होगी डेफिनेशन। इट इज एन इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बॉडीज बाय वर्च्यू ऑफ विच they cannot change their state of rest or uniform motion along a straight path by their own। इसका मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट खुद से, अपने आप से, है ना, अपनी स्टेट को चेंज नहीं कर सकता है ना। इसी प्रॉपर्टी को नाम दिया जाता है, इसी प्रॉपर्टी को नाम क्या दिया जाता है, इनर्शिया। अब आप याद रखिएगा, इनर्शिया को मेजर किस सेंस में किया जाता है, मास के सेंस में। जिस बॉडी का मास ज्यादा होता है उसका इनर्शिया ज्यादा होता है, जिसका मास कम होता है उसका इनर्शिया कम होता है। इसी वजह से मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड मास। मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया इज कॉल्ड मास। याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए इसके आगे हम चर्चा करेंगे। तो देखिए अगला टॉपिक क्या बनता है, इनर्शिया के टाइप्स ऑफ इनर्शिया में देखें तो तीन तरह का इनर्शिया होता है। इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब मैं आपको तीनों को वन बाय वन समझा रहा हूं। इनर्शिया ऑफ रेस्ट को आप इस तरह से समझिए कि अगर मान लीजिए आपके पास में एक आप इस तरह से सोचिए कि कार में आप रेस्ट में है और कार अचानक से चलना शुरू करती है, तो आप पीछे की तरफ झुकते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जो हमारा बॉटम पार्ट है ना, किसी भी इंसान का जो बॉटम पार्ट है वो तो चेयर के साथ में रेस्ट में है। अचानक से चलना शुरू कर दी कार तो वो मोशन में आ गया, लेकिन जो अपर पार्ट है वो अपर पार्ट क्या करता है, इस मोशन को अपोज करता है। मतलब इस प्रॉपर्टी यही कहती है ना, इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ all bodies by virtue of they cannot change their state of rest or motion, है ना। अब क्या होता है कि इनर्शिया अपोज करता है, किसे अपोज करता है, उस फोर्स को अपोज करता है जो फोर्स ऑब्जेक्ट में चेंज लाने की कोशिश करता है। अब ऑब्जेक्ट कार आगे बढ़ना चाहती थी, लेकिन हमारी बॉडी चूंकि रेस्ट का इनर्शिया था उसके पास में, तो अपर पार्ट क्या करता है, इस मोशन को यानी इस रेस्ट से मोशन में आने को अपोज करता है तो पीछे अपोजिट फोर्स लगता है। दिस इज द बेसिक एग्जांपल ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। क्लियर। अगला एग्जांपल क्या बनेगा, इनर्शिया ऑफ मोशन का। इनर्शिया ऑफ मोशन के लिए आप इस तरह से समझिए कि जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, मान लो कार है, कार में हम मोशन में है, हम बैठे हुए कार में, अचानक से सांड आ गया, ब्रेक लगाया तो क्या होगा बेटा, हम आगे की तरफ झुक जाते हैं। क्यों झुक जाते हैं, सांड के सम्मान में? अरे नहीं ना, ऐसा नहीं होता है, सांड के सम्मान में थोड़ी ना झुकते। फिर इसलिए होता है कि जब हम ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूवमेंट कर रहा था, मतलब कार आगे की तरफ मूवमेंट कर रही थी, हम भी आगे की तरफ मूवमेंट कर रहे थे, है ना, मोशन में थे। अचानक से ब्रेक लगा मतलब फोर्स लगा,
इनर्शिया क्या करेगा, इस चेंज को मोशन से रेस्ट में आने को अपोज करेगा। तो कैसे अपोज करेगा कि हमारा जो अपर पार्ट है वो आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, मतलब पीछे की तरफ फोर्स लगा तभी तो रेस्ट में आएंगे हम। आगे की तरफ झुककर क्या हुआ, इनर्शिया ने अपनी प्रॉपर्टी शो कर दी। आ गया समझ में? दिस इज द इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को आप इस तरह से समझिए कि एक सीधी सड़क पर कार चल रही थी, अचानक से लेफ्ट टर्न लेना था, कार ने लेफ्ट टर्न लेगा तो क्या होगा बेटा, राइट हैंड साइड पर, यानी जिस डायरेक्शन में टर्न लिया उसके अपोजिट डायरेक्शन में। आपने देखा होगा, आपने महसूस किया होगा, हम झुक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो आ गया समझ में? रेस्ट से मोशन में आने के लिए, मोशन से रेस्ट में आने के लिए, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन करते हुए ऑब्जेक्ट को चेंज करने के लिए आपको कुछ ना कुछ एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। बस यही इनर्शिया की वजह से होता है। इसी से मिलता जुलता एक लॉ पढ़ लेते हैं जिसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है और इसे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, देखिए समझिए। अ बॉडी कंटिन्यू to be in its state of rest or of uniform motion along a straight path unless it is acted upon by some external force to change the state। क्या कहना चाहता है समझा देते हैं। अगर कोई ऑब्जेक्ट, देखिए ध्यान दीजिए, अगर कोई ऑब्जेक्ट सीधी सड़क पर रेस्ट में है तो ये रेस्ट में ही रहेगा। कब तक रहेगा? जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लग जाए। जैसे ही इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगेगा ये रेस्ट से मोशन में आएगा। यानी रेस्ट से मोशन में लाने के लिए मैंने बोला ना आपको, इनर्शिया क्या करता है, अपोज करता है। कुल मिलाकर इनर्शिया को तोड़ने के लिए आपको एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आई? तो इनर्शिया इज अ बेसिक प्रॉपर्टी है ना, उस बेसिक प्रॉपर्टी को हमें चेंज करना है। मान लो रेस्ट से मोशन में लाना है, यानी इस कार के अंदर रेस्ट का इनर्शिया था, इसे मोशन में लाना है। मोशन में लाने के लिए आपको फोर्स की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो रेस्ट से मोशन में आएगा ऑब्जेक्ट। तो एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। कब तक? जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। आगे यहां तक समझ में? चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ मास ऑफ 1 किलोग्राम इज सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग ए, another string C is connected to its lower end, है ना, as shown in figure. If a sudden jerk is given to C, then अब आपको इसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। देखिए आप समझिए, एक ऑब्जेक्ट है आपके पास में, इसको सस्पेंड कर दिया आपने, है ना, और एक स्ट्रिंग है C, ये A है और ये ऑब्जेक्ट B है। अब आप जैसे ही इस पर जर्क लगाएंगे, तो जैसे ही आपने तेजी से जर्क लगाया तो क्या होगा, ये जर्क सी में ज्यादा लगेगा, ए में कम लगेगा। सी का जो जर्क है वो कब तक, कहां तक पहुंच जाएगा, ब्रेकिंग पॉइंट तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब कौन सा पार्ट टूटेगा, द पोर्शन बीसी ऑफ द स्ट्रिंग विल ब्रेक। इसका मतलब करेक्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट ऑप्शन है बी। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है, यस बी। आ गया है तक समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, इन द अबव क्वेश्चन इफ द स्ट्रिंग सी इज स्ट्रेच्ड स्लोली। अब अगर हम स्ट्रिंग को धीरे धीरे खींचे तो क्या होगा, ए ब्रेक होगा या सी ब्रेक होगा, हमें यह पता करना है। द पोर्शन ए बी ऑफ द स्ट्रिंग विल ब्रेक। अब जाहिर सी बात है, पहले हमने क्या देखा था, पहले हमने ये देखा था कि सी जो बीसी वाला पार्ट था वो टूटा था। तो अब कौन सा पार्ट टूटेगा स्लोली मोशन करने पर, ए पार्ट। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं, यस इट इज करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, अ पार्टिकल इज मूविंग विथ अ कांस्टेंट स्पीड अलोंग अ स्ट्रेट लीनियर पाथ, अ फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू। अभी हमने देखा एक पार्टिकल है, वो पार्टिकल मोशन में है स्ट्रेट पाथ में, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड है, स्ट्रेट पाथ है, स्पीड है कांस्टेंट। स्पीड कैसी है बेटा, कांस्टेंट, और इसका मोशन किस पाथ में है, लीनियर पाथ।
अब आप देख सकते हैं कि अगर लीनियर पाथ है, कांस्टेंट मोशन है, कांस्टेंट स्पीड है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट वेलोसिटी, है ना। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो हम क्या बोलेंगे, हम ये कह सकते हैं कि वेलोसिटी कांस्टेंट है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी को आप चेंज करना चाहते हैं तो फोर्स लगेगा। इसका मतलब इंक्रीज इट्स स्पीड। यहां क्या लिखा है, अ फोर्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज इट्स स्पीड, ना फोर्स लगेगा इसमें। तो डिक्रीज द मोमेंटम, इसमें भी फोर्स लगेगा। चेंज इन डायरेक्शन, इसमें भी फोर्स लगेगा। कीप इट मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यस दिस इज द करेक्ट ऑप्शन। चेक कर लेते हैं, देख लीजिए आप, चेक करने पर भी वही आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अ मैन गेटिंग डाउन अ रनिंग बस फॉल्स फॉरवर्ड बिकॉज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ना, ये तो गलत बात है। बस आगे बढ़ रही है, बस आगे जा रही है, इसका मतलब बस के साथ में वो इंसान भी आगे जा रहा था। जब इंसान भी आगे जा रहा था तो इसका मतलब उसके पास में इनर्शिया ऑफ मोशन था। अब इनर्शिया ऑफ मोशन के कारण जब वो जमीन पर कूदेगा, है ना, जंप करेगा जमीन पर, तो क्या होगा, जमीन पर जंप करते से ही उसके जो फीट है वो तो रेस्ट में आ जाएंगे, लेकिन जो अपर पार्ट है वो क्या होगा, वो इसी इनर्शिया में बने रहने की कोशिश करेगा, अपोज करेगा इस मोशन, मतलब रेस्ट में आने को अपोज करेगा। जब अपोज करेगा तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चेक कर लेते हैं, यस ऑप्शन बी इज करेक्ट। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन मोशन इन फॉरवर्ड डायरेक्शन व्हाइल फीट कम टू रेस्ट एज सून एज दे टच द ग्राउंड। आगे है तक समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ बस सडनली टेक्स अ टर्न द पैसेंजर्स आर थ्रोन आउटवर्ड बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, एक्सेलरेशन ऑफ मोशन, स्पीड ऑफ मोशन, बोथ बी एंड सी। करेक्ट ऑप्शन इज इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, यस इट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर जो अब अगला हमें काम करना है वो काम किस बात पर करना है, कि हमें यह तो पता चल गया कि फोर्स लगाने की जरूरत पड़ती है ना, किसी ऑब्जेक्ट के स्टेट को चेंज करने के लिए, स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है। अब हमें पता क्या करना है कि कितना फोर्स लगता है। अब कितना फोर्स लगता है ये पता करने के लिए हम यहां पर एक सिंपल से कुछ आपके साथ में कुछ एक्सपेरिमेंटल बातें करूंगा। देखिए ध्यान से सुनिए। मान लीजिए मेरे पास में एक बुलेट है ना, वो बुलेट मैंने आपकी तरफ फेंक दी। बुलेट का वजन कितना है, मान लेते हैं 50 ग्राम। 50 ग्राम की बुलेट मैंने आपकी तरफ फेंक दी, घबराइए मत, फेंकी है, ठीक है। तो 50 ग्राम की बुलेट आपकी तरफ फेंक दी। अब फेंकने पर जो उसकी स्पीड थी, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, वो है 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड से आ रही है आपकी तरफ, 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब 50 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से जो बुलेट आपकी तरफ आ रही है, क्या आप उसे कैच कर पाएंगे? यस, बहुत सिंपल टास्क है ये। आप इजीली उसे कैच कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि 50 सेंटीमीटर पर सेकंड इज द बहुत कम छोटी सी वेलोसिटी है ना। आप उसे इजीली कैच कर सकते हैं। मतलब उसे रोकने के लिए जो फोर्स लगना चाहिए वो फोर्स आप अपने हाथों से लगा सकते हैं। क्लियर बात। इसके आगे बढ़ते हैं। अब यही बुलेट, जो बुलेट पहले थी आपके पास में, इसी बुलेट को हमने क्या किया, एक गन में रखकर चला दिया। एक गन है मेरे पास में मान लीजिए, और इस गन में रखकर इसे फायर कर दिया। इसी बुलेट को, सेम बुलेट को, जो 50 ग्राम की बुलेट थी, इसी को, है ना। क्या अब हम इसे रोक सकते हैं? क्या कोई इंसान इसे रोक सकता है? आप बताइए। अब आप कहेंगे कि हम इसे नहीं रोक सकते। क्यों नहीं रोक सकते? क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा और हम रजनीकांत नहीं है। चलिए समझिए। कुल मिलाकर बात यह है कि जो इसकी स्पीड होगी, वो स्पीड बहुत ज्यादा होने की वजह से जितना फोर्स चाहिए इसे रोकने के लिए, हम उतना फोर्स नहीं लगा सकते। जब नहीं लगा सकते तो इसे रोका नहीं जा सकता। बात समझ में? इसका मतलब इस स्पीड को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो कुल मिलाकर फोर्स कितना लगेगा, ये किस बात पर डिपेंड कर रहा है? ये इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि मास कितना है, और इस बात पर डिपेंड कर रहा है कि वेलोसिटी कितनी है। बात समझ में आई? यानी मास और वेलोसिटी पर डिपेंड करने वाली
क्वांटिटी को हमें समझना होगा। बस इसी क्वांटिटी को समझने के लिए हम क्या करेंगे, अगला टॉपिक पढ़ेंगे जिसे हम कहते हैं लीनियर मोमेंटम। तो चलिए लीनियर मोमेंटम को डिफाइन करते हैं। लीनियर मोमेंटम को डिफाइन किया जाता है इज द क्वांटिटी ऑफ मोशन कंटेंट इन द बॉडी and it is measured as the product of mass and velocity of the body। क्लियर? ध्यान से देखिए, मोमेंटम को समझने की कोशिश करते हैं। जो मोमेंटम होता है वो होता है वेक्टर p इज इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, है ना। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। इस वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन क्या रहेगी? ऑलवेज अलोंग वेक्टर v। जो वेक्टर v की डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन, वही डायरेक्शन रहेगी किसकी? मोमेंटम की। इसका अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला देखें या इसकी यूनिट देखें तो यूनिट क्या रहेगी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये एसआई यूनिट है। सीजीएस यूनिट क्या रहेगी इसकी? ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा? डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा mL/-1। क्लियर है? जो कुछ भी कॉपी करना है कर सकते हैं। वैसे इसके पीडीएफ तो आपको मिल ही जाएगी। इसकी पीडीएफ पाने के लिए पॉजिट्रॉन साइंस क्लासेस जो हमारा ऐप है, आपको लिंक ऊपर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वो आप डाउनलोड करके वहां से आप फ्री पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसमें आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, अब आता है हमारा न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन। द रियल लॉ ऑफ मोशन भी कहा जाता है इसे, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन भी कहते हैं, लॉ ऑफ मोमेंटम भी कहा जाता है इसे। यह मोस्ट टाइम लॉ है, इसे समझना बहुत जरूरी है अगर आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से सॉल्व करना चाहते हैं। क्या कहता है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? The rate of change of linear momentum of a body is directly proportional to the external force applied on the body, and this change takes place always in the direction of the applied force। इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। हम समझा रहे हैं कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मतलब जो मोमेंटम है उसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो F इज इक्वल टू, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटता है कांस्टेंट इंसर्ट होता है, dp/dt। क्लियर? ये हमारे पास में बेसिक फॉर्मूला है। अगर हम फोर्स और मोमेंटम, ये जो जितनी भी क्वांटिटीज है, अगर हम एसआई सिस्टम में कंसीडर करें इसे, तो k की वैल्यू क्या आती है? 1। तब फोर्स कितना आ जाता है? फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। अब अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर आंसर आएगा, देखिए समझिए, इसे सॉल्व करने पर आंसर आएगा dp/dt तो फोर्स के इक्वल है ना। इसे सॉल्व करने पर आंसर आएगा d/dt ऑफ m डॉट वेक्टर v। क्लियर? ये हमारे पास में बेसिक इक्वेशन है। यहां से दो बातें निकलकर सामने आती है। मास हो सकता है कांस्टेंट हो सकता है कि मास कांस्टेंट ना हो, मास इज वेरिएबल। क्लियर? अगर मास कांस्टेंट है तो क्या लिखेंगे? F इज इक्वल टू m डॉट dv/dt, जो आगे चलकर क्या बन जाता है? ma, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। और अगर मास कांस्टेंट नहीं है तो मैंने ऊपर लिख ही दिया है ना। हो सकता है वेलोसिटी उस वक्त कांस्टेंट हो, तो वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो वेलोसिटी बाहर आ जाएगा, dm/dt आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, ठीक। तो प्रॉब्लम क्या कहता है? अ बॉडी ऑफ मास 0.4 किलोग्राम स्टार्टिंग एट ओरिजिन एट t इक्वल टू 0 विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। देखिए u दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? मास दे रखा है 0.4 किलोग्राम, आगे दे रखा है t इक्वल टू 0 है, x एक्सिस की डायरेक्शन में चल रहा है। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है ये पॉजिटिव x एक्सिस की डायरेक्शन में है।
और आगे लिखा है सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स F इक्वल टू 8 न्यूटन। F दे रखा है 8 न्यूटन, ठीक है, और ये कांस्टेंट है, किस डायरेक्शन में है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये लिखा गया। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल आफ्टर 25 सेकेंड्स। बहुत आसानी से इसे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए समझिए, सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, हम निकालेंगे एक्सेलरेशन। मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स। क्यों मैंने ऐसा लिख दिया, क्योंकि यहां पर जो मास है वो फिक्स है, कांस्टेंट मास है। तो A इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए बॉडी का मास कितना, फोर्स कितना है 8, और डिवाइडेड बाय मास कितना है 0.4 किलोग्राम। सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन आ गया। अब एक्सेलरेशन आ जाने के बाद में हम क्या करेंगे, पोजीशन निकालना है। अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन आया है ये रोकने के लिए, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब यहां पर जो फोर्स रहेगा वो नेगेटिव रहेगा, यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, यहाँ भी नेगेटिव, यानी जो एक्सेलरेशन आया वो नेगेटिव आया। अब हमें क्या करना है, S इक्वल टू यूटी प्लस हाफ AT स्क्वायर लगाना है ना। इस इक्वेशन से हम क्या निकाल लेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे S। तो देखिए S क्या आएगा, S इज इक्वल टू U की जगह पर हम लिखेंगे 10 मीटर पर सेकंड, 10 मल्टीप्लाई T की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा, देखिए ध्यान दीजिए क्या लिखा है 25 सेकेंड्स। तो ये 25 लिखा, माइनस हाफ 20 मल्टीप्लाई 25 का स्क्वायर 625, 2 से डिवाइड कर दीजिए 10 आ जाएगा। अब आप सॉल्व कर लीजिए, 250 माइनस 6250 सॉल्व करेंगे तो माइनस 600 मीटर। ऑप्शन ए इज करेक्ट। देख लेते, चेक करते हैं। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द मास ऑफ अ लिफ्ट इज 2000 किलोग्राम। देखिए एक लिफ्ट है, इस लिफ्ट का मास कितना है 2000 किलोग्राम, ठीक। इस लिफ्ट का मास 2000 किलोग्राम है, इसका मतलब इसका वेट जो होगा वो होगा 20,000 किलोग्राम, 20,000 न्यूटन। और ऊपर की तरफ जो कॉर्ड लगी है उसका वेट कितना, उसका सपोर्टिंग केबल का सपोर्टिंग केबल में टेंशन कितना है ऊपर की तरफ 28,000 न्यूटन, ठीक है बेटा। अब ध्यान से देखिए यहां पर नेट फोर्स क्या बनेगा, देखो जाहिर सी बात है ये बड़ा है ये छोटा है, जो बड़ा है वो जीतेगा, इसका मतलब एक्सेलरेशन रहेगा ऊपर की तरफ। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स हमेशा याद रखिए पॉजिटिव। तो 2800 यहाँ पर 000 पॉजिटिव माइनस 20,000 और इक्वल में क्या आ जाएगा, मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन, ये नेट फोर्स बन गया। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 28,000 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 8,000, मास कितना है यहाँ पर 2000 किलोग्राम, देख सकते हैं आप, ये 2000 से डिवाइड कर दीजिए तो ये एक्सेलरेशन आ जाएगा। एक्सेलरेशन आएगा देखो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप समझ ही चुके होंगे कि 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपवर्ड डायरेक्शन में है, इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट। देख सकते हैं ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है A ball of mass 0.2 किलोग्राम is thrown vertically upward by applying force by hand, ठीक है। If the hand moves 0.2 meter while applying the force and the ball goes up to 2 meter height further। देखिए इस क्वेश्चन को समझ लीजिए, ये जमीन है, जमीन पर यहां पर इंसान ने एक बॉल को पकड़ रखा है, उसको ऊपर उठाने के लिए अपना जो हाथ है वो कितनी ऊपर तक ले गया, 0.2 मीटर हाइट तक ले गया, और यहां से उसने फोर्स लगाया और यहां के बाद कितनी ऊपर तक गई बॉल, 2 मीटर। क्लियर, यहां से ऊपर गई 2 मीटर। अब आपको क्या करना है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, कंसीडर G इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कि यहां पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, व्हाट इज U। तो U पता करने के लिए एक बहुत सिंपल सी ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है कि H मैक्सिमम कितना होता है, U स्क्वायर बाई 2G, है ना।
यहां से u की वैल्यू निकालेंगे तो u इज इक्वल टू √2, g की जगह पर 10 लिख सकते हैं, और h मैक्सिमम कितना दे रखा है 2 मीटर। तो सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 2√10 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द u आ जाने के बाद हम पता करने की कोशिश करते हैं कि वेलोसिटी कितनी रही। तो v² इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, यही होता है। s दे रखा है, ये रहा s 0.2 मीटर, है ना। एक्सेलरेशन इज नॉट गिवन, इनिशियल वेलोसिटी इज गिवन 0। यहां पर वेलोसिटी कितनी है 0 इनिशियल वेलोसिटी, और यहां पर वेलोसिटी हम पहले ही पता कर चुके। तो यहां पर वेलोसिटी क्या लिखेंगे 2√10 का स्क्वायर, ये 0 प्लस 2a एज इट इज, s की जगह पर 0.2, सॉल्व करके देख लीजिए। a इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10 डिवाइडेड बाय 0.4, सॉल्व करेंगे तो यहां पर 100 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन मिलेगा। इस एक्सेलरेशन के बाद हमें क्या करना है, इस पर लगने वाला फोर्स निकालना है। तो यहां से यहां तक में कितना फोर्स लगेगा अब हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, बहुत आसान काम है बेटा। देखो ध्यान दो, पहले तो हमें इस ऑब्जेक्ट को हमारे हाथ में रखना है ना। तो यहां पर जो नेट फोर्स लगेगा वो लगेगा, ध्यान से देखो, मास मल्टीप्लाई a प्लस जी। a प्लस जी क्यों, क्योंकि इसको वेट भी तो मिल रहा है, इस वेट को बैलेंस कौन कर रहा है, ऊपर की तरफ लगने वाला उतना ही फोर्स, है ना। तो यहां पर मास कितना लगेगा 0.2, एक्सेलरेशन कितना निकाला 100, जी कितना है 10, सॉल्व कर लीजिए। इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 11 2 22 न्यूटन। दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। चेक कर लेते हैं, देखिए सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर्मूला फॉर ट्रू फोर्स इज। देखो ट्रू फोर्स के लिए फॉर्मूला क्या होना चाहिए, F इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। मैं समझाते जाता हूं, F इक्वल टू मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ये सिर्फ उस वक्त है कि जब मास कांस्टेंट हो। क्या जरूरी है कि मास कांस्टेंट होगा, नहीं, ये जरूरी नहीं है। तो फिर देखिए आप बी वाला ऑप्शन हो सकता है क्या, देखिए बी में क्या है, मास dv बाई dt। ये भी वही बात हो गई कि मास कांस्टेंट होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता, ये जरूरी नहीं है। फिर लिखा है फोर्स इज इक्वल टू dmv बाई dt। इसमें मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को यानी मोमेंटम को डिफरेंशिएट किया गया, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। एफ भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें मास को बाहर निकाल दिया गया है, तो ये भी नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये सही ऑप्शन है। चेक कर लेते हैं, देखिए सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अ बॉडी ऑफ मास 4 किलोग्राम इज एक्सेलरेटेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 5 मीटर इन द फर्स्ट सेकंड एंड अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर इन द थर्ड सेकंड, है ना। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज। देखिए क्वेश्चन में ये दे रखा है कि 5 मीटर इन 1 सेकंड फर्स्ट सेकंड, है ना, और थर्ड सेकंड में ट्रेवल जो करता है वो कितना करता है 2 मीटर, ठीक है। अब हमारे पास में एक फॉर्मूला होता है, क्या है वो फॉर्मूला, कि nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होती है वो होती है un प्लस हाफ 2n माइनस 1 a। अब यहां पर देखिए इनिशियल जो भी होगा वेलोसिटी वो u कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी तो दे नहीं रखी है, ठीक। तो s1 कितना आ जाएगा u प्लस हाफ 2 माइनस 1 डॉट a, इसका मतलब u प्लस हाफ a। ये s1 आ गया। ये s1 किसके इक्वल है बेटा, देखिए 5 मीटर के इक्वल है, इक्वेशन नंबर 1। अब इसी तरीके से हम क्या करते हैं, थर्ड कैलकुलेट करते हैं। तो u प्लस हाफ, यहां पर देखिए आप n की जगह पर 3 लिखेंगे, 3 2 6 माइनस 5, यानी यहां पर आएगा 5/2 a इक्वल में क्या आ जाएगा यहां पर 2 सेकेंड।
2 मीटर, है ना। अब इस इक्वेशन 2 को और इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहां पर आंसर आएगा 2a इज इक्वल टू -3 इक्वल टू -3/2। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा f इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई -3/2 that is -6 Newton. This is the correct. A body of mass 0.05 kilogram is observed to fall with an acceleration 9.5 meter per second square. The opposing force of air on the body is 9.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है ना, नीचे की तरफ, ये नेट एक्सेलरेशन है, जबकि जी भी नीचे की तरफ होता है, ऊपर की तरफ मान लो अपोजिंग एक्सेलरेशन है ना। ये एयर का अपोजिंग एक्सेलरेशन इतना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? g माइनस ए नॉट इक्वल टू ए, मतलब 9.5 इक्वल टू 9.8 माइनस ए नॉट। सॉल्व करेंगे तो ए नॉट कितना आ जाएगा? 0.3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमें किस पर फोर्स लगाना है? इस मास पर फोर्स लगाना है। तो इस मास पर फोर्स लगाने के लिए F इज इक्वल टू, है ना, अपोजिंग फोर्स ऑफ एयर। एयर का जो अपोजिंग फोर्स रहेगा वो कैसे निकलेगा? F एयर इज इक्वल टू 0.3 मल्टीप्लाई 0.05 दैट इज 0.015 न्यूटन। दैट इज करेक्ट ऑप्शन इज ए। देखिए ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉलिड डिस्क ऑफ मास कैपिटल M इज जस्ट हेल्ड इन एयर हॉरिजॉन्टली बाय थ्रोइंग 40 stones पर सेकेंड। 40 stones पर सेकेंड, एक सेकेंड में 40 स्टोन वर्टिकली अपवर्ड टू स्ट्राइक द डिस्क ईच विथ अ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। हर एक की वेलोसिटी कितनी है? 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ ईच स्टोन इज 6 मीटर पर सेकेंड। ठीक, if the mass of each stone is 0.05 किलोग्राम, mass of each stone कितना है? 0.05 किलोग्राम। what is the mass of the disk? हमें मास पता करना है और कैपिटल एम को हमने हेल्ड रखा है, ऊपर रखा है। मैं आपको डायग्राम बनाकर समझा देता हूं। ये एक डिस्क है, हम नीचे से पत्थर को थ्रो कर रहे हैं ताकि ये डिस्क जो है हवा में ऐसे यहीं पर फिक्स हो जाए, है ना, नीचे ना गिरे। ऐसा करने के लिए पर सेकंड हमने कितने स्टोन चलाए? 40। अगर 40 स्टोन एक सेकंड में चलाए तो हमने टोटल नेट फोर्स ऊपर की तरफ कितना लगाया? बस ये पता कर लीजिए, ये इससे वेट आ जाएगा। कैसे पता करेंगे? बहुत आसान काम है। देखिए 40 स्टोन्स, एक की स्पीड 6 मीटर पर सेकंड और 0.05 किलोग्राम का हर एक स्टोन है। अब यहां से mg लिख लीजिए। mg इज द वेट ऑफ द डिस्क। डिस्क का वेट कितना है? mg। एक इसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आएगा। अब यहां से कैलकुलेशन कर लेते हैं, बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है। 4 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 0.05 डिवाइडेड बाय 10 था, यहाँ पर 40 था तो 0 0 कैंसल, है ना। m कैलकुलेट कर ली 0.2 किलोग्राम। आप देख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है। यस, इट इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ह्यूमन हार्ट इज पंपिंग ब्लड विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड एट द रेट ऑफ कैपिटल M किलोग्राम पर सेकेंड। द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर दिस इज इन न्यूटन। देखिए ध्यान से देखिए, यहां पर v मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है किसकी? ब्लड को पंप करने की। कितनी वेलोसिटी है? v मीटर पर सेकेंड। और आगे क्या लिखा है?
m किलोग्राम पर सेकंड उसका जो ब्लड का मास 1 सेकंड में ट्रेवल कर रहा है, वो कितना पंप हो रहा है, कैपिटल m किलोग्राम पर सेकंड। ठीक है, अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं तो आप देखिए यहां पर यूनिट क्या बनेगी, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ये तो फोर्स की यूनिट बन गई। तो कुल मिलाकर फोर्स क्या होना चाहिए, कैपिटल M। आया यहां तक समझ में? तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, वेरी गुड, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, द एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मतलब इक्वल इन अपोजिट रिएक्शन, इक्वल इन मैग्नीट्यूड अपोजिट इन डायरेक्शन। अब आप इसे समझने की कोशिश कीजिए कि जब कभी भी हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट उतना ही फोर्स हम पर लगाता है। जैसे करके मत देखिएगा, हर चीज करके नहीं देखनी चाहिए बेटा, है ना। घूसा मारिए आप दीवार पर, तबीयत से, ताकत से, पूरी ताकत से एक पंच मारिए। जैसे ही आप पंच मारते हैं तो क्या होता है, आपके हाथ से खून बहने लगता है। ऐसा प्लीज ना कीजिए, है ना, खून बहने लगता है। तो ऐसा मतलब दीवार पर हमने फोर्स लगाया, दीवार ने उतना ही फोर्स हम पर लगाया, ब्लीडिंग शुरू हो गई। ये एक बहुत बकवास सा एग्जाम्पल था। एक और एग्जाम्पल समझ लेते हैं, बहुत सिंपल सा एक और एग्जाम्पल मैं आपको अगर देना चाहूं तो मान लीजिए हमारे पास में एक नाव है, ठीक है। इस नाव में ये तो किनारा है ना, यहाँ पर है, ये नाव है। इस नाव में हम यहाँ पर खड़े होकर अगर जंप करते हैं आगे की तरफ तो नाव पीछे की तरफ जाती है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, जितना आपने एक्शन लगाया उतना ही आपने रिएक्शन पाया, ठीक है। तो कुल मिलाकर हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि आपने रिकॉइलिंग समझा होगा कि रिकॉइल वेलोसिटी बनती है ना। तो जब आप बुलेट फायर करते हैं किसी गन से तो बुलेट आगे की तरफ जाती है और गन पीछे की तरफ आती है। फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन।